हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्ट्रेट एज। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइफ्रैक्शन फ्रॉम रेक्टेंगुलर स्लिट और अपर्चर। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को देखने से पहले डाइफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्ट्रेट एज ज़रूर देखें। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर स्लिट से जो डाइफ्रैक्शन ऑब्टेन होता है उसे फ्रेस्नेल ने अपनी थ्योरी के बेस पे कैसे एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है जिसकी लैम्डा वेवलेंथ होती है। वहाँ से लाइट ट्रेवल करती है एंड वो लाइट इस एस स्लिट से पास होती है। एस स्लिट से पास होने के बाद लाइट यहाँ से इस अपर्चर से पास होती है और अपर्चर यहाँ पे हमने ली है ये ए बी अपर्चर, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है। इस अपर्चर से पास होने के बाद लाइट फाइनली स्क्रीन पे गिरती है एंड स्क्रीन पे हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है। अब यहाँ पे हम अगर इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझना चाहें तो जो हमारी स्लिट होती है वो स्लिट इस पेपर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखी होती है एंड स्क्रीन भी पेपर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और जब हम इस स्लिट को एक स्ट्रेट लाइन से स्क्रीन से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे इस स्क्रीन पे पी पॉइंट पे ये लाइन ज्वाइन होती है, जो कि इस अपर्चर ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है एंड ओ ओरिजिन है यहाँ पे इस अपर्चर का। इस अपर्चर के पास हमने यहाँ पे इस एक्स वाई सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को कंसिडर किया है। अब जो रेक्टेंगुलर अपर्चर हम बात कर रहे हैं कि जो ये रेक्टेंगुलर अपर्चर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ए बी, जिसकी कि ये रेक्टेंगुलर शेप है, इस अपर्चर की जो विड्थ है जिसको कि अपर्चर विड्थ कहते हैं, ये विड्थ अगर वेरी करे, चेंज करे, देन जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमें स्क्रीन पे ऑब्जर्व हो रहा है वो चेंज होगा। वो किस टाइप से ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे हम इन तीन कंडीशंस को यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक वाइड अपर्चर हमने यहाँ पे यूज की। जब वाइड अपर्चर हम यूज करेंगे तो हमें इस टाइप का डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा। अब इस डाइफ्रैक्शन पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं, जो P पॉइंट हमारा ये सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट के पास हमें यहाँ पे कांस्टेंट इंटेंसिटी मिलती है। लेकिन जो एजेस हैं हमारे E एंड F, इन एजेस के पास हमें यहाँ पे अनइक्वल डाइफ्रैक्शन बैंड मिलते हैं। यहाँ पे हमें डाइफ्रैक्शन बैंड मिल रहे हैं जिनमें मैक्सिमा एंड मिनिमा है एंड इनकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है एंड डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो एजेस के पास हमें अनइक्वल डाइफ्रैक्शन बैंड्स मिल रहे हैं। एंड जब हम इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन की बात करते हैं बियॉन्ड दिस ई पॉइंट एंड एफ पॉइंट, तो इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में फर्स्ट केस में हमें इंटेंसिटी मिल रही है जो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती जा रही है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है जब हम वाइड अपर्चर की बात करते हैं। तब जब हम नैरो अपर्चर यूज करेंगे तो उस केस में हमें ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होगा। अब इस डाइफ्रैक्शन पैटर्न में हमें क्या मिल रहा है कि जो P पॉइंट है उस P पॉइंट पे हमें यहाँ पे मैक्सिमा मिल सकता है या फिर मिनिमा मिल सकता है। P पॉइंट हमारा ये सेंट्रल पॉइंट है। इस सेंट्रल पॉइंट के बाद जैसे हम अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन विद इन दिस EF रीजन, तो उस केस में हमें यहाँ पे डाइफ्रैक्शन बैंड्स मिलते हैं। अगेन जो डाइफ्रैक्शन बैंड्स हैं हमारे वो यहाँ पे अनइक्वल हैं, उनकी विड्थ है वो चेंज हो रही है एंड इंटेंसिटी है वो भी वेरी कर रही है। तो इस EF रीजन के बीच में हमें यहाँ पे डाइफ्रैक्शन बैंड्स मिल रहे हैं अनइक्वल इंटेंसिटी के एंड विड्थ के। बट जैसे ही हम इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन की बात करते हैं बियॉन्ड दिस E पॉइंट एंड दिस F पॉइंट, तो इस सेकेंड केस में हमें जो यहाँ पे डाइफ्रैक्शन बैंड मिल रहे हैं उन डाइफ्रैक्शन बैंड्स की विड्थ है वो कांस्टेंट हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमा एंड मैक्सिमा के बीच में या फिर मिनिमा एंड मिनिमा के बीच में दोनों साइड जो सेपरेशन है वो फिक्स हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे फ्रिंजेस मिल रही हैं वो फ्रिंज विड्थ यहाँ पे कांस्टेंट हो गई है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड केस, जब हमने बात की कि जो यहाँ पे अपर्चर हमने यूज की उसकी विड्थ हमने बहुत कम कर दी है। हमने काफी नैरो अपर्चर यहाँ पे यूज की है और ये अपर्चर इतनी नैरो है कि इसका जो साइज है इस लैम्डा वेवलेंथ से भी कम हो गया है। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें सेंट्रल पॉइंट पे या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, बट ये मैक्सिमा या मिनिमा जो भी यहाँ पे बनेगा वो काफी ब्रॉड होगा एंड उसके अलावा इस EF रीजन में हमें वो डाइफ्रैक्शन बैंड्स नहीं मिलेंगे।
बट EF रीजन के बियॉन्ड जब हम इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस पोर्शन में एंड इस पोर्शन में, तो उस केस में यहाँ पे अगेन हमें इक्वल विड्थ के डाइफ्रैक्शन बैंड्स मिलेंगे। तो आइए अब हम इन तीनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बात की वाइड अपर्चर की, एंड वाइड अपर्चर के केस में हमें ये डाइफ्रैक्शन बैंड मिल रहा था। तो यहाँ पे हम इस डाइफ्रैक्शन बैंड को देखें तो हम कह सकते हैं कि हमें एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिला है। कहाँ पे? नियर मिडल ऑफ दिस रीजन EF, एंड अनइक्वल डाइफ्रैक्शन बैंड्स हमें मिल रहे हैं एजिस के ऊपर, जो हमारे E एंड F एजिस हैं वहाँ पे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारी स्लिट के एजिस हैं, उन स्लिट के एजिस से जब हम स्क्रीन को ज्वाइन करते हैं तो जो ये E एंड F पॉइंट हमारे बन रहे हैं, यहाँ पे हमें अनइक्वल डाइफ्रैक्शन बैंड्स मिल रहे हैं। जब हम ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन की बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी है वो हमारी फॉल ऑफ हो रही है रैपिडली। दोनों जो हमारे ज्योमेट्रिकल शेड्स वाले रीजन हैं, इन दोनों रीजन्स में हमारी जो इंटेंसिटी है वो रैपिडली फॉल ऑफ हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए हमें अपना स्ट्रेट एज एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप स्ट्रेट एज डाइफ्रैक्शन जो वीडियो है उसको जरूर देखें, ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा जो स्ट्रेट एज डाइफ्रैक्शन है उसमें हमने देखा था कि जब हम एक स्ट्रेट एज को यूज करते हैं तो उस केस में यहाँ पे A पॉइंट हमारा ये पोल बन रहा है, एंड P पॉइंट हमारा जो हम इस S पॉइंट को डायरेक्ट स्क्रीन से ज्वाइन करते हैं, तो ये P पॉइंट है हमारा। तो इस केस में हमें जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व हुआ था वो किस टाइप से था कि जैसे जैसे आप P से अबोव मूव करते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी सडनली इंक्रीज होती है एंड हमें एक मैक्सिमा मिलता है, देन हमें मिनिमा मिलता है, अगेन हमें मैक्सिमा मिलता है। तो ये जो आपका डाइफ्रैक्शनल पैटर्न यहाँ पे हमें मिल रहा है बैंड्स की फॉर्म में, ये पैटर्न हमें इस टाइप से मिल रहा है कि कुछ डिस्टेंस तक हमें यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी वेरी करेगी, उनकी विड्थ वेरी करेगी, मीन्स हमें यहाँ पे अनइक्वल डाइफ्रैक्शन बैंड्स मिलेंगे। एंड कुछ डिस्टेंस के बाद जैसे हम P से थोड़ा लास्ट डिस्टेंस पे चले जाते हैं, वहाँ पे हमें कांस्टेंट इल्यूमिनेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस स्ट्रेट एज के एक्सपेरिमेंट से जो हमें आउटपुट मिली थी उसको अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इस अपने रेक्टेंगुलर स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर स्लिट, लेकिन वाइड अपर्चर। वाइड अपर्चर का मतलब क्या है कि जो आपकी रेक्टेंगुलर स्लिट है उसके एजेस इतने दूर हैं कि वो दोनों एजेस स्ट्रेट एज की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब ये दोनों एजेस अगर स्ट्रेट एज की तरह बिहेव कर रहे हैं तो हमारा जो ये फर्स्ट एज है, जहां से अगर हम एक लाइन पास करें जो इस स्लिट S को स्क्रीन से ज्वाइन करे, तो ये यहाँ पे F पॉइंट पे टच कर रही है। और इसका मतलब जब हम इसको एक स्ट्रेट एज कंसिडर करेंगे तो उस केस में हमें इस F पॉइंट पे कैसे इंटेंसिटी मिलेगी, यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप से पैटर्न मिलेगा कि इंटेंसिटी हमारी सडनली इंक्रीज हुई, उसके बाद फिर डिक्रीज हुई, तो मीन्स हमें मिनिमा मिला, फिर से हमें मैक्सिमा मिला, फिर मिनिमा, एंड इस टाइप से धीरे धीरे हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हमें इंटेंसिटी मिलना स्टार्ट हो गई। सिमिलर वे में जब हम इस B एज को कंसिडर करेंगे तो ये एज भी हमारा सेपरेटली एक स्ट्रेट एज की तरह बिहेव करेगा, एंड यहाँ से जो पॉइंट हमारा इस E पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है स्क्रीन पे, इस E पॉइंट पे अगेन हमें कुछ इसी टाइप का पैटर्न मिलेगा कि हमें यहाँ पे एक मैक्सिमा मिल रहा है, फिर एक मिनिमा मिल रहा है, एंड फिर कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट इंटेंसिटी मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये जो यहाँ पे डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिला हमें, ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमारा कुछ इस टाइप से होगा इस E एंड F पोर्शन के बीच में, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो दोनों एजेस हैं हमारे, उन एजेस पे हमें अनइक्वल डाइफ्रैक्शन बैंड्स मिलेंगे, बट सेंटर पे हमें यहाँ पे कांस्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी। अब नेक्स्ट बात आती है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन की। तो जब ये स्ट्रेट एज हमने यहाँ पे कंसिडर किए थे तो इसमें हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में इंटेंसिटी शार्पली डिक्रीज करती है। यहाँ पे भी अगेन हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो दोनों एजेस हैं वो स्ट्रेट एज की तरह बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्लिट इज वाइड। तो उस केस में हमने जब इन दोनों एजेस को सेपरेटली कंसिडर किया तो B एज के पास यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में हम देखेंगे इंटेंसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली डिके करती चली जाएगी।
सिमिलर वे में हम जब यहाँ पे ई पॉइंट पे देख रहे हैं तो ई पॉइंट के बियॉन्ड जो हमारा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है वहां पे भी ये इंटेंसिटी है ये शार्पली डिक्रीज करती चली जाएगी। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जब आप एक वाइड अपर्चर यूज करेंगे तो वाइड अपर्चर आपकी दो सिंगल स्लिट की तरह बिहेव करेगी और आपका जो यहाँ पे सिंगल स्लिट का जो फाइनल आउटपुट आपको मिलता है उनका कंबाइंड इफेक्ट मिलेगा, तो आपको ये पर्टिकुलर डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो इस टाइप से हम जो वाइड अपर्चर है उसके डाइफ्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने अपनी अपर्चर की विड्थ को थोड़ा नैरो किया और हम बात कर रहे हैं एक नैरो अपर्चर की। नैरो अपर्चर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो आप यहाँ पे अपर्चर यूज कर रहे हैं ए बी, ये अपर्चर इस टाइप से है कि इसके बीच में फाइनाइट हाफ पीरियड जोन्स लाई कर रही हैं। तो अगर यहाँ पे इस ए बी अपर्चर के बीच में फाइनाइट हाफ पीरियड जोन्स लाई कर रही हैं तो उस केस में हमारा जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है वो हमें इस टाइप से ऑब्जर्व हो रहा है। तो ऐसा डाइफ्रैक्शन पैटर्न क्यों ऑब्जर्व हो रहा है उसको फ्रेस्नेल ने कैसे एक्सप्लेन किया उसको देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं इस P पॉइंट की जो कि आपका सेंट्रल पॉइंट है एंड ये पॉइंट आपका डायरेक्ट इस पाथ में है। जब आप इस S स्लिट से अपने लाइन को स्ट्रेटली इस स्क्रीन P पे ज्वाइन करते हैं, इस केस में हमारा O है ये पोल की तरह बिहेव कर रहा है एंड ये जो हमारा एक्सपोज्ड वेव फ्रंट है AB, इस एक्सपोज्ड वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है AO एंड OB। अब हम बात कर रहे हैं कि इस AB वेव फ्रंट में या फिर इस AB एक्सपोज्ड वेव फ्रंट में फाइनाइट नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स लाई करती हैं। हमने एक पर्टिकुलर केस ले लिया कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस अपर्चर के बीच में हमारी 5 हाफ पीरियड जोन्स लाई कर रही हैं जो कि अपर हाफ पार्ट में है एंड 5 हाफ पीरियड जोन्स हमारी लोअर हाफ पार्ट में लाई कर रही हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो AO वेव फ्रंट है ये हमारा 5 हाफ पीरियड जोन्स को कंटेन किए हुए हैं। ठीक है, सिमिलर वे में हमारा जो BO वेव फ्रंट है वहां पे भी हमारी 5 हाफ पीरियड जोन्स लाई कर रही हैं। ओके, तो इस टाइप से हमने कंसिडर कर ली एक सिचुएशन, क्योंकि हमने अब कहा है कि नैरो स्लिट यूज कर रहे हैं तो जो AB एक्सपोज्ड अपर्चर है उसके बीच में आपकी फाइनाइट हाफ पीरियड जोन्स आ चुकी हैं। अब इस P पॉइंट पे एम्पलीट्यूड इन हाफ पीरियड जोन्स की वजह से अगर कंसीडर करें तो देखो जो अपर हाफ पोर्शन हमारा AO है, इस हाफ पोर्शन की वजह से जो एम्पलीट्यूड इस P पॉइंट पे पहुंचेगा वो क्या होगा। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से एम्पलीट्यूड A1, सेकंड की वजह से A2, थर्ड की वजह से A3, फोर्थ की वजह से A4 एंड फिफ्थ की वजह से A5। बट ये सब जो आपकी हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हैं, ये हाफ पीरियड स्ट्रिप्स एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज हैं। इसका मतलब इस अपर हाफ पार्ट की वजह से इस P पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5। सिमिलर वे में जो लोअर हाफ पार्ट है उसकी वजह से भी सेम एम्पलीट्यूड होगा, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5। जब हम इस कंप्लीट पार्ट को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे P पॉइंट पे एम्पलीट्यूड इस कंप्लीट AB जो एक्सपोज्ड वेव फ्रंट है उसकी वजह से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5। तो ये एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा यहाँ पे P पॉइंट पे। एंड हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया कि जो आपके ये हाफ पार्ट्स है, इन हाफ पार्ट्स में 5 हाफ पीरियड जोन्स मीन्स ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स लाई कर रही हैं। अगर ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स यहाँ पे लाई कर रही हैं तो उस केस में हमें मैक्सिमा मिलता है। ये हम अपने स्टेट एज एक्सपेरिमेंट में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ओड हाफ पीरियड जोन्स हमारे ईच हाफ में लाई कर रही हैं, देन वी विल गेट मैक्सिमा एट दिस P पॉइंट। तो ये जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। अब अगर हम अदर सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं, इन हाफ पार्ट्स में हमारे पास इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स लाई करती हूँ। मीन्स हमने मान लिया कि जो हमारे जो AB पोर्शन है, ये एक्सपोज्ड पोर्शन है, इसमें हमारे जो 2 हाफ्स हैं AO एंड OB, इनमें 4 हाफ पीरियड जोन्स लाई कर रही हैं। अगर इस टाइप से 4 हाफ पीरियड जोन्स होंगी यहाँ पे अपर हाफ एंड लोअर हाफ पार्ट में, देन हमारा एम्पलीट्यूड P पॉइंट पे होगा ट्वाइस ऑफ A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। एंड जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 हाफ पीरियड जोन्स हमारी ज्वाइन हो रही हैं, इट मीन्स हमें यहाँ पे मिनिमा मिलेगा। तो जब आपका ये जो AB एक्सपोज्ड वेव फ्रंट है, इसमें ईच हाफ में
ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स लाई करेंगी, देन हमें इस P पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा। अगर यहाँ पे इवन हाफ पीरियड जोन्स लाई करेंगी, इन दैट केस हमें इस P पॉइंट पे अपना मिनिमा मिलेगा। तो इस टाइप से इस P पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है, उसको डिसाइड करेगा कि हमारे इस AB पार्ट में जो 2 हाफ्स हैं उनमें हमारी इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्टेप्स हैं या फिर ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्टेप्स हैं। अब हमने ये समझ लिया कि जो हमारा P पॉइंट है उस पे मैक्सिमा या मिनिमा हमें किस सिचुएशन में मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम P के अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं विद इन दिस EF पोर्शन, तो उस केस में हमें किस टाइप की ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। तो हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट P प्राइम। अब जब P प्राइम पॉइंट को हमने यहाँ पे स्क्रीन पे कंसिडर किया है एंड इस पॉइंट को जब हम स्लिट से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर बनेगा वो क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे पोल बनेगा हमारे पास O प्राइम। अब ये O प्राइम जो पोल बना वो हमारा जो AB एक्सपोज्ड वेव फ्रंट था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट हमारा हो गया A O प्राइम एंड दूसरा पार्ट हमारा हो गया O प्राइम एंड B। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने P से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, उस केस में जो हमारा अपर हाफ पार्ट था वो पार्ट रिड्यूस हो गया है एंड लोअर हाफ पार्ट है वो इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब अपर हाफ पार्ट्स में हाफ पीरियड जोन अब रिड्यूस हो जाएंगी एंड लोअर हाफ पार्ट में हाफ पीरियड जोन्स इंक्रीज हो जाएंगी। अब अगेन हम एक सिचुएशन मानते हैं कि जब हमने इस पॉइंट को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कंसीडर किया था, उस केस में अगर मेरे अपर हाफ पार्ट में यहाँ पे 4 हाफ पीरियड जोन्स अगर लाई कर रही थी, देन मेरे जो लोअर हाफ पार्ट है उसमें 6 हाफ पीरियड जोन लाई कर रही हैं। यहाँ पे अपर हाफ पार्ट में 4 हाफ पीरियड जोन्स हो गई एंड लोअर हाफ पार्ट में 6 हाफ पीरियड जोन्स हो गई। 2 हाफ पीरियड जोन्स की वजह से हमें P पे एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे 2 हाफ्स बन रहे हैं उनमें इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्टेप्स लाई कर रही हैं। अब अगर इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्टेप्स हैं, उस केस में हमारा जो P प्राइम है वो हमें मिनिमा देगा। तो मतलब उस केस में P प्राइम के ऊपर जो बैंड बनेगा वो हमें मिनिमा देगा। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो ये अपर एंड लोअर हाफ पार्ट्स हैं इनमें ओड नंबर ऑफ स्टेप्स लाई करती, लाइक अपर हाफ पार्ट में मेरे पास अगर 3 स्टेप्स होती एंड लोअर हाफ पार्ट में मेरे पास 7 स्टेप्स होती, तो उस केस में जो इनका रिजल्टेंट इफेक्ट होता वो P प्राइम पे हमें मैक्सिमा देता। क्यों? क्योंकि उस केस में जो हमारे 2 हाफ्स हैं इनमें ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्टेप्स लाई कर रही हैं। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो P प्राइम की लोकेशन होगी इस P पॉइंट से, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपके जो 2 हाफ्स हैं उनमें इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्टेप्स लाई कर रही हैं या फिर ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्टेप्स लाई कर रही हैं। अगर इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्टेप्स लाई करेंगी, इन दैट केस हमें मिनिमा मिलेगा। अगर ओड हाफ पीरियड स्टेप्स लाई करेंगी उसके केस में हमें यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा। एंड जो मिनिमा एंड मैक्सिमा यहाँ पे मिलेंगे वो अनइक्वली स्पेस्ड होंगे एंड उनका कंट्रास्ट भी पुअर होगा। तो इस टाइप से हमने डिस्कस किया E एंड F पोर्शन के बीच में अपना डाइफ्रैक्शन पैटर्न, जो कि हमें अनइक्वल बैंड्स की फॉर्म में मिल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है हमारा बियॉन्ड E एंड F, इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में हमें किस टाइप के डाइफ्रैक्शन बैंड्स मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं डाइफ्रैक्शन बैंड इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, और अपर्चर हम कैसे लेके चल रहे हैं यहाँ पे नैरो अपर्चर। तो नैरो अपर्चर के केस में जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है उनमें हमें डाइफ्रैक्शन बैंड डिस्कस करना है। तो उसके लिए हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P डबल प्राइम, एंड ये P डबल प्राइम पॉइंट है ये हमारा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में है। जब हम इस P डबल प्राइम पॉइंट को ज्वाइन करेंगे अपने यहाँ पे S पॉइंट के साथ, उस केस में हमारा एक O डबल प्राइम पॉइंट बनेगा जो कि यहाँ पे इस वेव फ्रंट को कट करेगा। तो इसका मतलब इस केस में O डबल प्राइम पॉइंट है वो आपका पोल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं इस O डबल प्राइम पॉइंट एंड A पॉइंट के बीच में अगर कोई भी हाफ पीरियड जोन होगी तो वो इस स्लिट की वजह से कंप्लीटली ब्लॉक कर दी जाएगी। ओनली जो आपकी हाफ पीरियड जोन्स इस AB पोर्शन के बीच में लाई करेंगी, उन्हीं की वजह से आपको फाइनली यहाँ पे P डबल प्राइम पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी मिलेगी। तो इसका मतलब है इस केस में आपका
जो ए बी पोर्शन के बीच में जो हाफ पेयर स्ट्रिप्स बनेगी, सिर्फ उन हाफ पेयर स्ट्रिप्स की वजह से ही इस पी डबल प्राइम पॉइंट पे इंटेंसिटी डिसाइड होगी। अब इस ए बी पोर्शन के बीच में आपकी हाफ पेयर स्ट्रिप्स ओड बन रही है या इवन बन रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि पी डबल प्राइम पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब हम अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं कि वो इंटेंसिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए बी पार्ट है जिसकी वजह से हमारी वेव्स यहाँ पे इफेक्ट डाल रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी इंट्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, ए को डबल पी प्राइम से ज्वाइन कर दिया एंड सिमिलरली हमने बी को भी इस डबल पी प्राइम से ज्वाइन कर लिया। अब जो वेव्स हमारी ए से बी के बीच में है वो सब हमारी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो टोटल हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे ए डबल प्राइम एंड बी डबल प्राइम के बीच में। यहाँ पे हमारे पास पार्ट डिफरेंस आएगा बी डबल प्राइम माइनस ए डबल प्राइम एंड ये पार्ट डिफरेंस हमारा अगर ओड नंबर मल्टीपल होगा लैम्डा बाई 2 का, तो उस केस में यहाँ पे पी डबल प्राइम पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। और अगर ये पार्ट डिफरेंस हमारा इवन नंबर मल्टीपल होगा लैम्डा बाई 2 का, तो उस केस में हमें मिनिमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे ए बी पोर्शन के बीच में यहाँ पे ओड नंबर ऑफ हाफ पेयर जोन्स बन रही हैं, तो ओड हाफ पेयर जोन्स हमारी कंट्रीब्यूट करती हैं मैक्सिमा को एंड इवन हाफ पेयर जोन्स बन रही हैं तो यहाँ पे बनेगा मिनिमा। तो यहाँ पे हमने पार्ट डिफरेंस की बात की थी एंड दो हाफ पेयर जोन्स के बीच में हमारा पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में होता है। तो अगर ओड हाफ पेयर जोन्स कंट्रीब्यूट करेंगी देन ओड नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा पार्ट डिफरेंस, एंड अगर इवन नंबर ऑफ हाफ पेयर जोन्स यहाँ पे होंगी देन इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाई 2 होगा हमारा पार्ट डिफरेंस। तो इस वे में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी पार्ट डिफरेंस बनेगा इस पी डबल प्राइम पॉइंट पे, वो पार्ट डिफरेंस डिसाइड करेगा कि पी डबल प्राइम पॉइंट मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। अब जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर वहां से हम पार्ट डिफरेंस को लें तो पार्ट डिफरेंस वहां से हमें मिलता है एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अब ये एक्स डिस्टेंस क्या है, ये एक्स डिस्टेंस हमारा इस सेंट्रल पॉइंट P से डिस्टेंस है इस P डबल प्राइम पॉइंट का। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम यहाँ पे कह रहे हैं x। ओके, एंड स्मॉल d क्या है, स्मॉल d ये जो हम अपर्चर लेके चल रहे हैं AB, इस अपर्चर की विड्थ है। तो इस अपर्चर की विड्थ को हम यहाँ पे कह रहे हैं स्मॉल d एंड कैपिटल D हमारा इस स्लिट का डिस्टेंस है स्क्रीन से। तो यहाँ से हमारा जो स्क्रीन का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पे बनता है कैपिटल D। तो ये तीनों पैरामीटर्स हमारे पास हैं और इन तीनों पैरामीटर्स की हेल्प से हम ये पार्ट डिफरेंस है इसको निकाल सकते हैं। अब अगर हम इस पार्ट डिफरेंस को मिनिमा की कंडीशन के साथ इक्वेट करें तो वहां से हमें पोजीशन मिलेगी मिनिमा की, कि हमारा मिनिमा जो है वो किस किस पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे बन रहा है, ये वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी। क्योंकि हमने क्या किया, इस पार्ट डिफरेंस को इक्वल किया मिनिमा की कंडीशन से, दैट इज 2 एंड लैम्डा बाई 2, एंड यहाँ से हमें किसी पर्टिकुलर xn की पोजीशन मिल गई है, किसी पर्टिकुलर nth मिनिमा की पोजीशन हमें यहाँ से मिल गई है। सिमिलरली अगर हम इस पार्ट डिफरेंस को मैक्सिमा की कंडीशन के साथ इक्वेट करें तो उस केस में हमें कोई पर्टिकुलर जो मैक्सिमा होगा xn, उसकी पोजीशन यहाँ से मिल जाएगी। हमें मैक्सिमा की पोजीशन भी मिल जाएगी यहाँ से एंड मिनिमा की पोजीशन भी यहाँ से मिल गई है। अब अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या मिनिमा है उनके बीच की स्पेसिंग निकालना चाहें, कि हम कहते हैं ये हमारा nth मिनिमा है एंड ये हमारा n+1th मिनिमा है, तो अगर हम अपने nth एंड n+1th मिनिमा के बीच का सेपरेशन निकालें तो वो क्या होगा, वो हमारा फ्रिंज विड्थ होगा। तो इसका मतलब हम इस मिनिमा की कंडीशन को यूज करके अगर दो n+1th मिनिमा एंड nth मिनिमा के बीच का सेपरेशन निकालें तो यहाँ से हमें मिलेगी फ्रिंज विड्थ बीटा, जो कि हमारे पास आती है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लैम्डा है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हमने जो यूज किया था उसकी वेवलेंथ है, वो फिक्स है हमारे पास। स्मॉल d हम जो भी अपर्चर यूज कर रहे हैं उसकी विड्थ है, वो भी हमने फिक्स कर दी है, एंड कैपिटल D हमारे पास स्पेसिंग है इस अपर्चर की स्क्रीन से, वो भी हमारी कांस्टेंट है।
इसका मतलब ये तीनों पैरामीटर कांस्टेंट हैं, तो फ्रिंज विड्थ भी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है उसके केस में जो हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा मिल रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा की जो हमारी फ्रिंज विड्थ होगी वो कांस्टेंट होगी। यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ है मैक्सिमा एंड मिनिमा की वो चेंज हो सकती है अगर हम इस स्क्रीन को मूव करें। तो स्क्रीन को मूव करेंगे तो हमारा जो कैपिटल डी डिस्टेंस है वो चेंज होगा, और हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम डी को इंक्रीज करेंगे तो बीटा हमारा इंक्रीज होगा, मतलब स्क्रीन हम अगर दूर लेके जाएंगे तो उस केस में हमारी फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। सिमिलर वे में हमारी जो अपर्चर है उसकी जो विड्थ है स्मॉल डी, उस पर भी डिपेंड करती है ये बीटा वैल्यू। अगर हम स्मॉल डी को चेंज कर रहे हैं तो बीटा चेंज हो रहा है और बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी के। तो हम जो अपर्चर लेके चल रहे हैं उसकी विड्थ को अगर रिड्यूस करेंगे तो उस केस में बीटा इंक्रीज होगा, उस केस में जो हमारे बैंड्स हैं उनकी विड्थ इंक्रीज होगी। तो इस टाइप से हमने देखा कि जब हम नैरो अपर्चर यूज करते हैं तो उस केस में हमें सेंटर पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। उसके बाद इस ईएफ पोर्शन में हमें डाइफ्रैक्शन बैंड्स मिलेंगे बट उनकी अनइक्वल विड्थ होगी, एंड जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है उस केस में हमें इक्वल विड्थ के डाइफ्रैक्शन बैंड्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है वेरी नैरो स्लिट की, कि जो यहाँ पे हम ए बी स्लिट यूज कर रहे हैं वो उसकी विड्थ हम बहुत कम कर दें, एंड इतनी कम कर दें उसकी विड्थ कि वो हो जाए लेस हो जो हम लाइट यूज कर रहे हैं यहाँ पे जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। इस लैम्डा वेवलेंथ से भी स्लिट विड्थ, ये स्लिट की विड्थ कम हो जाए, कि हम अगर इस स्लिट की विड्थ को यहाँ पे स्मॉल डी कह के चल रहे हैं, देन इन दिस केस हम कहें कि जो हमारी d है दैट d इज लेस देन लैम्डा, कि इतनी छोटी हम इस स्लिट की विड्थ को कर दें तो उस केस में क्या होगा। इन दिस केस हम कहेंगे कि जो हमारा ये ए बी अपर्चर है उस ए बी अपर्चर के बीच में हमारी 1 और लेस देन 1 हाफ पीरियड जोन लाई करेगी ईच हाफ पार्ट में, कि जैसे ये हमारा ओ ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन के दोनों साइड हमारे यहाँ पे 2 हाफ पार्ट्स हैं जो कि एक्सपोज्ड पार्ट हैं जिनसे कि लाइट हमारी यहाँ पे पी पॉइंट पे फॉल होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं AO एंड OB हमारे 2 पार्ट्स हैं। अगर हमारी स्लिट विड्थ इतनी कम है कि वो लैम्डा से भी कम है, इस केस में हमारे पास जो ईच हाफ है उसमें या तो 1 हाफ पीरियड जोन लाई करेगी या 1 से भी कम हाफ पीरियड जोन लाई करेगी। अगर हम कहते हैं कि हमारी ईच हाफ में 1 हाफ पीरियड जोन लाई कर रही है, इन दैट केस यहाँ पे P पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी 1 हाफ पीरियड जोन है, यहाँ पे हमारी 1 हाफ पीरियड जोन है, तो हमारे यहाँ पे जो टोटल कंट्रीब्यूशन है दोनों की वजह से वो मैक्सिमा बना रहा है। क्यों? हमारे ईच हाफ में हमारे पास ओड हाफ पीरियड जोन्स हैं। अब यहाँ पे जो मैक्सिमा बनेगा वो हमें एक ब्रॉड मैक्सिमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी फर्स्ट हाफ पीरियड जोन ही लाई कर रही है एंड फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की इंटेंसिटी काफी लार्ज है, तो उसकी वजह से टोटल जो रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगा जो कि हम कह दें 2A1 होगा, तो वो काफी लार्ज होगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी हमारी 4 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर हो जाएगी। तो हमें इस केस में सेंट्रल पॉइंट पे एक ब्रॉड मैक्सिमा मिलेगा। और जैसे कि हमने कहा कि अपर्चर हमारी काफी स्मॉल है, तो अपर्चर स्मॉल होगी तो जो हमारा ये EF पार्ट है, ये EF पार्ट भी काफी स्मॉल होगा। तो इस स्मॉल पार्ट में हमें यहाँ पे सिर्फ एक ब्रॉड मैक्सिमा ही ऑब्टेन होगा और बैंड्स ऑब्टेन नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर हमारी अपर्चर काफी नैरो हो जाती है उस केस में इस EF पार्ट के बीच में हमें एक ब्रॉड मैक्सिमा मिलेगा और डाइफ्रैक्शन बैंड्स हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन की बात करते हैं तो इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में हमें यहाँ पे अगेन डाइफ्रैक्शन बैंड्स मिल रहे हैं जिनकी विड्थ इक्वल है, कांस्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो डाइफ्रैक्शन बैंड्स हैं ये हमें इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में मिल रहे हैं, और अगर हम इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन पे कोई पॉइंट कंसीडर करें तो उस पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे देखो इस पॉइंट को जब हम यहाँ पे इससे S से ज्वाइन करेंगे तो उस केस में ये हमारा पोल बनेगा एंड इस पोल एंड A के बीच में कोई भी अगर हमारी हाफ पीरियड जोन होगी तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। बट जो ये पोर्शन है अब इसमें हमारी 2 और मोर देन 2 हाफ पीरियड जोन्स लाई करेंगी, एंड यहाँ पे 2 एंड मोर देन 2 हाफ पीरियड जोन लाई कर रही हैं, तो इसका मतलब अगेन इवन हाफ पीरियड जोन होंगी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मिनिमा मिलेगा
एंड ओड हाफ पीरियड जोन होगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। एंड जैसे कि हमने लास्ट केस में डिस्कस किया है, इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में जो हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहे हैं उनकी विड्थ हमारी कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो बीटा यहाँ पे हमारे पास आएगा वो बीटा हमारा डिपेंड करेगा लैम्डा स्मॉल डी एंड कैपिटल डी पे। तो ये हमारे कांस्टेंट पैरामीटर है। इसकी वजह से अगेन यहाँ पे जो हमें डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी वो हमारी इक्वली स्पेस्ड होंगी। तो इस टाइप से हमने देखा कि जब हम एक रेक्टेंगुलर स्लिट यूज करते हैं तो उस रेक्टेंगुलर स्लिट की हमारी विड्थ अगर चेंज करते जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे डाइफ्रैक्शन बैंड्स हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो फ्रेस्नेल थ्योरी की हेल्प से हमने तीनों कंडीशंस को, जब हमारी वाइड अपर्चर थी, जब हमारी नैरो अपर्चर थी एंड जब हमारी वेरी नैरो अपर्चर थी, उन तीनों केसेस में जो डाइफ्रैक्शन बैंड्स हमें ऑब्टेन हुए उनको यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि रेक्टेंगुलर स्लिट से हम फ्रेस्नेल थ्योरी की हेल्प से डाइफ्रैक्शन कैसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।